तो इसमें क्या होता है देखो, क्वेश्चन में हमने क्या किया कि लेफ्ट टू राइट, हमने क्या बोला कि इंक्रीज होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ट्रेंड ये होना चाहिए था, लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया मेन रीजन क्या है इसका, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिट। जो भी हाफ फील्ड और फुली फील्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा S1, इसका S2, इसके लिए 2S2 2P1। एक मिनट है, इसको ब्रॉडी दिखाते हैं। ये देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, इसका 2s2, इसका 2s2 2p1, इसका 2s2 2p2, इसका 2s2 2p3, 2s2 2p4, इसका 2s2 2p5 5। और इसका 2s2 2p6। अब क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए था, लेकिन हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या करते हैं, आंसर को अफेक्ट कर देते हैं। देखो ये फुली फील्ड है S2, तो फुली फील्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस शो करेगा, यानी बेरिलियम की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी बोरोन से। ठीक है, क्यों, क्योंकि फुली फील्ड है, और जब फुली फील्ड कोई चीज होगी, फुली फील्ड की वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। और जब स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, या फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसीलिए जो बेरिलियम होता है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, होनी चाहिए थी बोरॉन की, लेकिन होगी किसकी, बेरिलियम की। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है। क्लियर। यस सर। अब देखो दूसरा केस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखो। अब ये P3 आ गया, P3 मीन्स हाफ फील्ड। अब हाफ फील्ड होगा जो, तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। हाफ फील्ड की और फुली फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, यानी नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है किससे, ऑक्सीजन से। तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल ज्यादा होगा, स्टेबल ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब अब यहाँ पे भी नाइट्रोजन की वैल्यू ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। तो ये एक स्टेप के आगे ही काम करता है बस, ये नहीं कि फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा, फ्लोरीन ज्यादा होगा, ये नियॉन ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी का सीक्वेंस सेम चलेगा। देखो ये यहाँ चेंज है, बाकी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, ऐसे इसका सीक्वेंस होगा। ठीक है, यस सर। हाँ तो ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनली क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हाफ फील्ड या फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा तो उसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, ये देखो ये है आपके पास कि अगर D4 और डी सॉरी P4 और P5 है, तो ये ना तो हाफ फील्ड है, ठीक है, ना फुली फील्ड है। तो इसमें क्या देखना है हमने, प्रोटॉन देखने। हाँ, तो इसमें प्रोटॉन क्या है देखो, आ, जो प्रोटॉन होगा, जैसे 2p4 है और एक है 2p5 है। तो 2p4 का मतलब क्या हुआ, 2s2 1s2, तो 2 एंड 2 4 और 4 8, 8 का मतलब ये ऑक्सीजन हो गया, और ये 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, तो अब होगा क्या कि नंबर ऑफ सेल तो सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल सेम हो गए, लेकिन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। इसके पास 9 प्रोटॉन है, इसके पास 8 प्रोटॉन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका 8 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, बस नंबर ऑफ सेल सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्लोरीन का ज्यादा है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी फ्लोरीन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। तो बाकी क्योंकि ना तो ये हाफ फील्ड में आ रहा है ना फुली फील्ड में आ रहा है, तो इसमें हम न्यूक्लियर चार्ज को देखते हैं, ठीक है, सेम सेल में। तो इस केस में क्या होगा कि 2p5 यानी फ्लोरीन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से। बस 2-3 केस ऐसे हैं जहां पे पहले वाला ज्यादा होता है दूसरे से, हाफ फील्ड या फुली फील्ड, बस बाकी और कोई केस नहीं है। ठीक है, ये जनरल केस है। क्लियर ओके है? सर। यस सर। तो देखो ये हाफ फील्ड और ये फुली फील्ड, दो चीज है जो सारे आंसर को बदल देती है, और यही सबका रीजन होता है कि जो फुली फील्ड होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, जैसे S2P6 D10 F14। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबल ज्यादा होंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, इसीलिए क्या होगा, इसकी आयनेशन एनर्जी हाई हो जाती है। जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और छोटा साइज है, फुली फिल्ड है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये फुली फिल्ड मोस्ट स्टेबल है, और इसकी वजह से हीलियम की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होगी हाइड्रोजन से। तो हमने वैसे इन जनरल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट में हम किसको देखेंगे, हाफ फील्ड और फुली फील्ड को। तो जो हाफ फील्ड होगा या फुली फील्ड होगा उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर। पर एक स्टेप तक ही काम आएगा, 2 स्टेप से काम नहीं आएगा, केवल एक ही स्टेप तक हम मेजर करेंगे उससे बस। ठीक है, यस सर। तो ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी भी खत्म हो गया। बस यही था थोड़ा बड़ा, बाकी अब छोटे छोटे से आपके पास। ठीक है, ओके सर। अब इसमें देखो आ, आपके कोर्स से रिलेटेड तो 2 डेज में ही हो जाएगा, या 1 डेज या 2 डेज में। अब हमारे पास इसमें बचा क्या है, जनरली मेन तो आपके पास जो बचा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो ये मेन बचे हैं। इसके अलावा मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर देख लेते हैं। और जो आपके कोर्स में नहीं है और उससे हम करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S, P, D एंड F। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो ये अब छोटे छोटे टर्म्स रह गए, बस यही था जो बड़ा था। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपका ये फिनिश होता है। तो इसमें समझ में आया आपको? यस सर। अब एक आपको मैं और बता देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफाइन, और उसके बाद हम कल देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो आपने 10th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस सर। क्या होती है, बता सकते हो? सर केमिकल कंपाउंड में कुछ एबिलिटी ऑफ एटम बेस्ड होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, देखो दोनों के आपको मैं डिफाइन बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर of electron towards itself, towards itself in covalent bonded atom, covalent bonded atom। जब covalent bonded atom होगा और उसमें जब शेयर, जैसे ये है ए और बी, इसने शेयरिंग कर दी, तो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो इसको अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट करेगा
वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे बी ने अट्रैक्ट किया तो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफाइन क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। क्लियर? यस सर। और एक लास्ट है इसमें आज के लिए, और वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दोनों की डिफाइन आपको याद करनी है आज, और ये पूरा जो मैंने आज का टॉपिक दिया आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी फिर हम इसको कल डिटेल से पढ़ते हैं। और ये छोटा है, बस आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ाता। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस होता है एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज व्हेन one electron is added, one electron is added in isolated neutral gaseous atom। ठीक है, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। अगर कोई गैसियस एटम है, न्यूट्रल है, तो उससे आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे उसमें, तो उसमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। तो ये दो डिफाइन आपको याद करनी। कल हम इसी को पढ़ेंगे दोनों को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक है, ओके सर। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक, कल करते हैं बात। ओके, थैंक यू सर।